अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मासिस्ट लाइफ। फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। हमारे सोसाइटी में, इवन के हमारे कंट्री में, पाकिस्तान में एंटीबायोटिक्स जो हैं उनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन होता नहीं है, एंटीबायोटिक दे दी जाती है। उस जगह पे भी एंटीबायोटिक दी जाती है जहाँ पे एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत ही नहीं होती। एंटीबायोटिक्स के बहुत सारे नुकसानात हैं और सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि एंटीबायोटिक की रेजिस्टेंस हो जाती है। जब एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस हो जाती है और हमें जब चाहिए होती है, बाकी में एंटीबायोटिक चाहिए होती है, तो वो ह्यूमन बॉडी के ऊपर एक्ट नहीं करती। एंटीबायोटिक्स का बेजा इस्तेमाल जो है ये हमारे ही डॉक्टर्स ने जो है वो ज़्यादा कर रखा है। कुछ ऐसी भी डिजीजेज हैं, कुछ ऐसी छोटी मोटी बीमारियां भी हैं जो कि एक आम सी मेडिसिन से ठीक हो सकती हैं, उसमें एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं होती। लेकिन फिर भी हर चीज के लिए एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब की जा रही है। आप कोई भी प्रिस्क्रिप्शन ले लें या आम आदमी की जुबान में अगर मैं कहूँगी तो कोई भी पर्ची ले लें, जो नुस्खा होता है लिखा हुआ, उस पे आपको एक दो एंटीबायोटिक्स तो लाजमी मिलेंगी। हालात यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब एंटीबायोटिक्स की वजह से इतनी एंटीबायोटिक्स आ चुकी हैं कि जो कम पोटेंसी की एंटीबायोटिक है, यानी कि जो फर्स्ट क्लास, जिसे हम अपनी मेडिकल लैंग्वेज में फर्स्ट क्लास बोलते हैं, और एक आम आदमी जो है वो ये बोलेगा कि जो कम पोटेंसी की एंटीबायोटिक है उसका ह्यूमन बॉडी के ऊपर कोई असर नजर ही नहीं आता। जितनी मर्जी लेते जाओ, ह्यूमन बॉडी उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं करती और पेशेंट ठीक नहीं होता। यहाँ तक कि हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में ऐसा भी होता है कि पेशेंट को ठीक करने के लिए या फिर ये साबित करने के लिए कि हम ही जो है वो एक अच्छे हेल्थ प्रोफेशनल हैं, ये सब साबित करने के लिए एंटीबायोटिक्स का खुद ज़्यादा इस्तेमाल करवाया जाता है। हाई पोटेंसी की यानी कि थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन जो है वो प्रिस्क्राइब कर दी जाती हैं डायरेक्टली। अब थर्ड जनरेशन या फोर्थ जनरेशन या आम आदमी की जुबान में अगर मैं बोलूँ तो एक हाई पोटेंसी की जब एंटीबायोटिक दी जाएगी तो डेफिनेटली ह्यूमन बॉडी उसको रिस्पॉन्स करेगी और वो ठीक होगा। तो इस तरह की चीजें करने के बाद जब एक बीमारी जो है वो फर्स्ट क्लास से ठीक हो रही है, कम पोटेंसी पे ठीक हो रही है, तो हमें उसको हाई पोटेंसी पे देने की क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन हाई पोटेंसी पे दी जाती है कि पेशेंट जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो, और जब वो जल्द से जल्द ठीक होता है तो ठीक होने के बाद पेशेंट कहता है कि वो ही डॉक्टर जो है या वो ही जो हेल्थ प्रोफेशनल है, हमें उसी के पास ही जाना है क्योंकि वो बहुत अच्छा ट्रीट करता है। पीछे बेसिक रीजन क्या होती है? यही रीजन होती है कि हाई पोटेंसी की एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो दे दी जाती हैं। एंटीबायोटिक्स के क्या नुकसान आते हैं? नोजिया करा देती है, वॉमिटिंग, जो कि हर एंटीबायोटिक का नुकसान होता है। लेकिन डायरिया भी कराती है, डायरिया करा देती है, नोजिया होता है, यानी कि उल्टी आना, मतली आना, जी घबराना, पेट खराब हो जाना। इसके अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसी हैं जिनके अलग से भी नुकसान आते हैं, यानी कि कानों में घंटियां बजना एक कुछ एंटीबायोटिक है जिसका नुकसान है। हाई लेवल पे अगर दे दिया जाए तो कानों में घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं, और ये ऐसी चीज है, ऐसा साइड इफेक्ट है, इसको हम साइड इफेक्ट भी नहीं कह सकते, एक एडवर्स इफेक्ट है जो कि दोबारा ट्रीट नहीं होता। डेफनेस हो जाती है, बहरापन कानों का। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स के नुकसान होते हैं। अलमिया ये है कि जो हमारी सोसाइटी है, यानी कि जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें जब कोई बीमारी आई है ना तो हम फौरन से पहले ठीक हो जाए। अगर कोई सुबह बीमारी है तो शाम तक एकदम फर्स्ट क्लास हो जाए। अल्लाह के बंदो, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ने इतनी जल्दी तो थोड़ी मर जाना है, इतनी जल्दी थोड़ी ना बैक्टीरिया ने आपको ठीक कर देना है, बैक्टीरिया ने मर जाना है। उसके लिए आप आहिस्ता 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 अगर बीमारी को कंट्रोल करेंगे तो वो जो कंट्रोल होगा वो अच्छा भी होगा, ठीक है, और दोबारा चांस ऑफ इन्फेक्शन जो होगा वो कम होगा, बजाय इसके कि आप पहले एक हायर डोज पे चले जाते हैं और हायर डोज पे जाके आप बीमारी को ट्रीट कर रहे हैं और फिर पिछली कोई भी एंटीबायोटिक आप पे कभी इफेक्ट ही नहीं करती। एंटीबायोटिक्स के इन्हीं वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो रही है। रेजिस्टेंस क्या चीज है? रेजिस्टेंस रुकावट को कहते हैं। रेजिस्टेंस ये चीज होती है कि जब हम एक एंटीबायोटिक को मुसलसल लिए जाएंगे तो एक टाइम ऐसा आता है
कि हमारी बॉडी जो है उसको रेस्पॉन्स नहीं करती, उसे रेस्पॉन्स करना बंद कर देती है। फिर आप जो मर्जी कर लें, अगर आप दोबारा भी बीमार हुए हैं ना, तो आप वही एंटीबायोटिक खाएंगे ना, आप ठीक नहीं हो सकते। क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो इतना अक्लमंद और इतना होशियार चालाक है कि जब उसको लगता है ना कि अब ये एंटीबायोटिक उसके लिए खतरे का बायस है, तो वो उसके अगेंस्ट अपने लिए प्रोटेक्शन पैदा करना शुरू कर देता है, एक हिफाजती निज़ाम बनाना शुरू कर देता है। मेरा ये जो वीडियो है ये लेमैन भी देखते हैं, इसीलिए मैं ज़्यादातर मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करती। हिफाजती निज़ाम बनाना शुरू कर देते हैं। जब वो अपना हिफाजती निज़ाम बनाना शुरू कर देता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो एक टाइम ऐसा आता है कि बैक्टीरिया इतना मजबूत हो जाता है कि फिर आप वो एंटीबायोटिक जितनी मर्जी देते जाएंगे, वो एंटीबायोटिक उस पर इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि बैक्टीरिया का अपना हिफाजती निज़ाम जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हमें एंटीबायोटिक के इस्तेमाल को कम करना पड़ेगा। बगैर किसी वजह के एंटीबायोटिक्स नहीं दी जाती। यहाँ पे क्या होता है, नजला जुकाम हुआ, चलो जी उठाओ और दे दो एंटीबायोटिक। और नजला जुकाम जो होता है ये मोस्टली होता है वायरल इन्फेक्शन में, इसमें एंटीबायोटिक्स की जरूरत नहीं होती। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है नजले जुकाम की वजह से, तो आप नेजल डिकंजेस्टेंट की तरफ चले जाएं। नेजल डिकंजेस्टेंट ऐसी अद्वियात जो कि सांस लेने में सहूलत फराहम करती हैं, उन्हें कहते हैं नेजल डिकंजेस्टेंट, जो आपका नाक खोल देती हैं या छाती नाक जो होता है उसे खोल देती हैं, सांस आसानी से आता है जुकाम के अंदर। तो आप नेजल डिकंजेस्टेंट की तरफ चले जाएं। सिंपल पैराडोल खाएं। जुकाम जो होता है, नजला जो होता है, वो कुछ दिन लेता है, टाइम पीरियड लेता है, वो ठीक हो जाता है। अगर नेजल डिकंजेस्टेंट लिए जाएंगे तो आपको ज्यादा सुकून रहता है, बजाय इसके कि आप एंटीबायोटिक्स की तरफ चले जाएं। एंटीबायोटिक्स अगर ड्यूरिंग फ्लू आप लेते हैं और उसको रोकने की कोशिश करते हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, गला खराब हो जाता है, शरीर किस्म की खांसी शुरू हो जाती है, रेशा और बलगम जो होता है वो छाती पे जमना शुरू हो जाता है। वक्ती तौर पे तो आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो महीना 1.5 महीना आपने खांसना है, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार तो जाहिर है आप लोग ही है ना। तो हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि नजला जुकाम जो वो उसमें फौरन से पहले एंटीबायोटिक्स दी जाती है, और कहीं कोई पेन भी है ना तब भी एंटीबायोटिक दे दी जाती है। इन्फेक्शन जब तक नहीं है कहीं पे, अगर आपके लैब रिपोर्ट में कहीं इन्फेक्शन नहीं आया, तो आपको एंटीबायोटिक्स की जरूरत महसूस नहीं है। आप एक सिंपल पेन किलर जो है, अगर बॉडी में कहीं पेन है तो एक सिंपल जो पेन किलर है, पैनाडोल हो गई या कैफ्लाम डिक्लोनान आजकल बहुत ज्यादा इन है, ये हो गई, पोनोस्टोन हो गई, ये सिंपल पेन किलर्स हैं। सिंपल पेन किलर्स जो हैं आप अगर वही ले लेते हैं ना, तो वही मोर देन इनफ होता है आपकी बॉडी को ट्रीट करने के लिए। जब भी कोई बीमारी आती है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है जो कि बैक्टीरियल है, तो हमें लो लेवल पे जाना चाहिए, फर्स्ट क्लास एंटीबायोटिक को चूज करना चाहिए। फर्स्ट क्लास एंटीबायोटिक को चूज करने के बाद ही हम आहिस्ता आहिस्ता बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अब पाकिस्तान में क्या हो रहा है कि फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास वर्क ही नहीं करती, इवन के थर्ड क्लास वर्क नहीं कर रही, फोर्थ जनरेशन वर्क कर रही है, क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ने इतनी एंटीबायोटिक्स खा चुके हैं कि उनमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है, यानी कि बैक्टीरिया ने अपना हिफाजती निज़ाम बना लिया। अब क्या होता है, एक टाइम ऐसा आना है कि कोई एंटीबायोटिक नहीं बचनी, क्योंकि अब कोई नई एंटीबायोटिक्स तो बन ही नहीं रही, वही पुरानी है जो चल रही हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ जनरेशन। अब कोई नई एंटीबायोटिक नहीं बन रही, कोई नई इंट्रोड्यूस होगी तो बनेगी ना। अब जब कोई नया सॉल्ट नहीं बन रहा, कोई नया जेनेरिक नहीं बन रहा, पुराने के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हुई जा रही है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि कोई एंटीबायोटिक नहीं बचेगी जो कि ह्यूमन बॉडी को ट्रीट कर सके। और ये एक वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। ऑन दी होल पूरे वर्ल्ड में एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है एक बहुत बड़ा थ्रेट है, एक डेंजर जोन है, कि जब कोई भी एंटीबायोटिक अवेलेबल नहीं होगी और ह्यूमन बॉडी जो है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट जो है रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी और पेशेंट जो है वो उसकी डेथ होगी। तो एंटीबायोटिक्स जो है उसको कम यूज करें आप लोग, उसकी रेजिस्टेंस को होने से बचाएं। सबसे मेजर कॉज रेजिस्टेंस का क्या होता है, नंबर 1 ये कि सीधा हायर क्लास के ऊपर चले जाते हैं, ठीक है, हायर पे चले जाते हैं, लो पे जाने की जरूरत ही महसूस नहीं करते। जब आपने सीधी हाई पोटेंसी की ली है, तो आप जब दोबारा कभी आगे बीमार होते हैं ना, और आपको डॉक्टर जो दूसरा है, वो जो समझदार है, जिसने लो पोटेंसी लिख दी है,
उससे आप ठीक नहीं होंगे। आप कहेंगे और तो डॉक्टर ही अच्छा नहीं है, उससे तो मैं ठीक ही नहीं होता। आप सीधा उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जिसने पहले हाइपोटेंसी लिखी थी। वो क्या करेगा, वो फिर से आपको वही हाइपोटेंसी की दे देगा और आप खुश बिल्कुल वापस आ जाएंगे, 1-2 दिन में ठीक हो गए। सबसे मेजर बात तो ये है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये आती है कि हम लोग उसकी डोज पूरी नहीं करते। डोज क्या होती है, एक मेडिसिन जो होता है उसकी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन यानी कि दुरानिया, एक स्पेसिफिक उसका दुरानिया होता है जिसके दौरान उसने अपने टारगेट को अचीव करना होता है। यानी कि उसने क्या करना होता है, उसने बैक्टीरिया को उस दौरान में मारना होता है एंटीबायोटिक ने। वो स्पेसिफिक पीरियड जो होता है वो हमें लाजमी फॉलो करना होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, मैं भी करती होंगी, जाहिर सी बात है, इंसान हूँ। इवन के गलती डॉक्टर भी करते हैं, मैं भी करती हूँ, बाकी लोग भी करते होंगे। अब होता क्या उस टाइम पीरियड में कि अगर एंटीबायोटिक जो है वो 5 दिन के लिए डॉक्टर ने दी है, नॉर्मली उसकी डोज होती है वो 5 to 7 डेज होती है, या फिर अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा तो 14 डेज पे जाती है। हम लोग क्या करते हैं जी, हम लोग ने 1 दिन खाई, 2 दिन खाई, हम ठीक होना शुरू हो गए। ठीक तो होंगे ना, क्योंकि बैक्टीरिया मरना शुरू हो जाता है, हम लोग ठीक होना शुरू हो गए। ठीक है, या बैक्टीरिया थोड़ी देर के इनएक्टिव हो जाता है। अब हम कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, तीसरे दिन हम नहीं खाते। जब तीसरे दिन हम नहीं खाते ना, तो होता क्या है कि बैक्टीरिया एक्टिव होना शुरू होता है, और फिर वो एक्टिव जब होता है तो उस एंटीबायोटिक को पहचानता है, फिर वो उसके अगेंस्ट अपना हिफाजती निजाम बनाना शुरू करता है। जब वो अपना हिफाजती निजाम बनाना शुरू कर देता है, एक्टिव हो जाता है, तो वो डबल इन्फेक्शन जो होता है वो प्रोड्यूस हो जाता है, हम डबल ट्रिपल बीमार हो जाते हैं। दूसरी बात तो ये हो गई, पहली बात ये है कि सीधा हाइपरटेंसी की तरफ चले जाते हैं। दूसरी बात ये कि डोज पूरी नहीं करते, ड्यूरेशन पूरा नहीं करते। कोई भी एंटीबायोटिक जो है उसको लाजमी, अगर नहीं 5 दिन खाई जा रही तो कम से कम 3 दिन तो खा लो। 3 दिन तो खा लो, क्योंकि इतना हो जाता है 3 दिन के अंदर अंदर के बैक्टीरिया ऑलमोस्ट डेड हो जाता है। लेकिन 5 डेज तक एंटीबायोटिक जो होती है वो अपना टारगेट अचीव करती है। तो 5 to 7 डेज जो होता है वो किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन में एंटीबायोटिक को दिया जाता है। 5 डेज खाओ, 7 डेज खा लो, 14 डेज, लेकिन दरमियान में ड्यूरेशन या डोज मत छोड़ो। अगर आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, जी घबरा रहा है, मतली हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर के पास जाएं, बजाय इसके कि आप खुद से छोड़ के बैठ जाएं कि भाई मैंने अब ये दवाई नहीं खानी, अब बस हो चुकी है या मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तो ये हमारी बहुत बुरी साइकी है, ठीक नहीं हुए होते हम। वो एक वक्ती तौर पे ट्रीटमेंट होता है जो कि हम समझते हैं हम ठीक हैं, और फिर वो बीमारी कुछ अरसे के बाद डबल ट्रिपल होकर सामने आती है। और फिर जब हम वही एंटीबायोटिक दोबारा दे देते हैं तो क्या होता है, वो एंटीबायोटिक इफेक्ट ही नहीं कर रही होती। दूसरी ये वजह होती है रेजिस्टेंस की। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। हमें क्या करना है, बीइंग एक हेल्थ प्रोफेशनल, एक बीइंग फार्मासिस्ट, एंटीबायोटिक्स के जो है यूज उसको कम करवाना है, उसकी रोकथाम करनी है। कि अगर आपके पास कोई पेशेंट आया है जिसको एंटीबायोटिक की जरूरत नहीं है, तो आप उसको दोबारा एंटीबायोटिक मत दें, उसको कोई और मेडिसिन दें जो कि एंटीबायोटिक के अलावा उसे ट्रीट कर सकती हो। अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जिसमें एंटीबायोटिक्स देना जरूरी है, तो बीमारी जो है उसको फर्स्ट क्लास से ट्रीट करना शुरू करें। लेकिन हम तो हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है कि बचपन में छोटे होते बच्चे को भी 3rd जनरेशन लगा दी जाती है, तो फर्स्ट सेकंड ने क्या काम करना है। तो फिर आप ऐसा करें कि ऐसी जनरेशन दें जो कम पोटेंसी के ट्रीट कर सके डिजीज को, ना कि बहुत हायर पोटेंसी की तरफ जाएं, और ना ये इंप्रेशन जमाने की कोशिश करें कि भाई हम ही सबसे अच्छे हैं और तो कोई है ही नहीं। तो कम की तरफ जाएं। अब हम कम से जो है डिजीज को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, तो डिजीज जो होती है वो क्योर भी होती है। ठीक है, और क्योर होने के साथ साथ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस से भी बचा जाता है। हमारे पास आगे मजीद जो है वो एंटीबायोटिक्स अवेलेबल होती हैं, ताकि हम अगर आगे मजीद कोई बीमारी आती है खुदा ना खास्ता, तो हम उस एंटीबायोटिक्स की तरफ जाएं। नंबर 1। अब एक और बात भी ये है, दूसरी बात जनाब ये आती है कि हर डिजीज के लिए एंटीबायोटिक स्पेसिफिक हैं। हर एक डिजीज की एक ही एंटीबायोटिक नहीं होती। तीसरी रेजिस्टेंस की वजह ये होती है कि पेशेंट जो होता है ना, वो एक दफा जब ठीक हो गया ना, अब जब उसको बल्कि कुछ हो गया ना, तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं महसूस करता। वो उसी पर्ची को दोबारा से निकालता है,
और उसके ऊपर जो एंटीबायोटिक लिखी होती है वो खा लेता है। ठीक है, अब है तो एंटीबायोटिक, बैक्टीरिया को तो खत्म करेगी, जहां पे भी उसने बैक्टीरिया खत्म करना ही करना है, वक्ती तौर पे आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन हर एक डिजीज के लिए, हर एक इन्फेक्शन के लिए एक स्पेसिफिक एंटीबायोटिक है, जिसने स्पेसिफिक डिजीज को ही ट्रीट करना है। ठीक है, तो क्या होगा, कुछ देर बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर से बीमारी पैदा होगी और बैक्टीरिया जो है वो मजबूत तरीन होकर सामने आ जाएगा और फिर से रेजिस्टेंस पैदा होगी, एक रुकावट पैदा होगी। तो एक ये जो वर्ल्ड थ्रेट है एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस और एंटीबायोटिक्स का कम हो जाना, इसी वजह से एंटीबायोटिक्स जो है वो अब कम हो रही है, क्योंकि हमारे पास तो यूज करने के लिए बचा ही कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम फोर्थ जनरेशन की तरफ चले गए हैं, तो डेफिनेटली एंटीबायोटिक्स हमारे पास कम है अब। तो एंटीबायोटिक्स का कम हो जाना ये एक वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है कि एक टाइम ऐसा आएगा, अगर हमने अपनी सोसाइटी पे कंट्रोल नहीं किया, तो एक वक्त ऐसा जरूर आएगा कि एंटीबायोटिक्स जो है उसका यूज जो है वो बिल्कुल यूजलेस हो जाएगा। पेशेंट्स जो है हमारे इर्द गिर्द, हमारे प्यारों की डेथ्स हो रही होंगी, क्यों? क्योंकि एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो काम नहीं कर रही होती, काम ही नहीं करेंगी। तो इस चीज को रोकने के लिए, आने वाले इस थ्रेट को रोकने के लिए हमें खुद से काम करना होगा। हमें छोटे छोटे मसलों के लिए, छोटी छोटी बीमारियों के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज कम करना होगा, और अगर बहुत मेजर है भी तो उसको कम लेवल पर ट्रीट करना होगा, बजाय इसके कि हम फोर्थ जनरेशन की तरफ जाएं। हमें खुद से सोसाइटी में इस चीज को बेहतरी लानी है, इस चीज की। एक बीइंग हेल्थ प्रोफेशनल, एक फार्मासिस्ट होने के नाते हमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना है। यहाँ तक कि हमारे जो मेरे जो यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, उन्हें भी इस चीज को जो है समझना होगा और उन्हें भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना होगा। अगर कहीं आप देख रहे हैं इस तरह का मिसयूज होते हुए, तो आप उस चीज को रोकें और इस चीज को कंट्रोल करें, इस थ्रेट को कंट्रोल करें, ताकि आने वाले दिनों में अगर आगे कोई इस जब ये थ्रेट आना है तो हमें, हमारे पास एंटीबायोटिक्स मौजूद हों और हम कम लेवल पे पेशेंट को ट्रीट कर सकें। सबसे मेजर बात ये कि छोटे पैदा होते हुए जो बच्चे होते हैं उन्हें एटलीस्ट हाई पोटेंसी के एंटीबायोटिक्स मत दी जाए, उन्हें लो लेवल पे रखा जाए। ये सबसे पाकिस्तान में है, बाहर के कंट्रीज में ऐसा नहीं है। बाहर के कंट्रीज में फार्मासिस्ट ऑल इन ऑल होता है और फार्मासिस्ट डिसाइड करता है कि पेशेंट को क्या देना है। इसीलिए आप देखेंगे कि बाहर के कंट्रीज जो हैं, अब्रॉड यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, जहाँ पे फार्मासिस्ट जो है ऑल इन ऑल होता है, वहां पे एंटीबायोटिक्स की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। क्यों? क्योंकि वो देते ही नहीं है। तो हमें पाकिस्तान में भी इस स्टेप को लेकर आना है, पाकिस्तान में भी एंटीबायोटिक्स के यूज को कम करना है, आज से, अभी से और इसी वक्त से। अगले ब्लॉग के लिए आप इसको देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।